गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेस में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। आशीष बहेती और कविता जैन पिछले शो से हमारे साथ बने रहेंगे और प्रभुदास लीलाधर से शिल्पा राउत और शेर खान से जतिन गेडिया जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के लिए। इसके बाद बिग मार्केट वर्सेस में आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे। एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता से बातचीत करेंगे, साथ ही जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा, उनसे जानेंगे उन्हें क्यों लग रहा है कि 1000 पॉइंट की करेक्शन की तैयारी कर रही है निफ्टी। जी हाँ, ये इनकी बिग बोल्ड कॉल है इस समय की, तो इस पर एक बातचीत होगी इनके साथ। लेकिन इससे पहले एक बार हम मार्केट का रुख करते हैं। रिकवरी आ रही है, अब लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है और इसको फिर से मिड कैप इंडेक्स ही लीड कर रहा है। जो 300 साढ़े 300 पॉइंट इंडेक्स नीचे था, अब 180 पॉइंट नीचे। इवन सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी भी लोएस्ट पॉइंट से अब थोड़ा सा नीचे आ चुके हैं। आज जिन स्टॉक्स में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है उनमें सबसे ऊपर हैं केमिकल नेम्स। यूपीएल ने उसको लीड किया इंडेक्स में। उसके अलावा आरती, दीपक, नवीन, ये सब के सब स्टॉक्स हैं जहां पर आपको इस समय थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम दिखाई देगा। उसके अलावा थोड़ी सी सेलिंग आपको दिखाई देगी कंज्यूमर नेम्स में। टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और ब्रिटानिया, ये स्टॉक्स इस समय थोड़ा सा नीचे काम करते हुए दिखाई देंगे। और पीएसयू बैंकों में बैंक ऑफ बड़ौदा के अपडेट के बाद थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर आपको दिखाई देगी। जहाँ तक बात है गेनर्स की, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर जीएमआर एयरपोर्ट्स आप करीब करीब 4% ऊपर, और उसके अलावा एचपीसीएल, टीवीएस मोटर, आईओसी, बीपीसीएल। वीरू जैम। और ये अगर आप देखें हल्की सी समृद्धि मार्केट्स की, और एक और चीज़, एक इंडेक्स और जो अब तक हमारे फेवर में रहा है पिछले कुछ समय में, या फिर पिछले कुछ समय क्यों, आप पूरा नवंबर दिसंबर एक इंडेक्स का हमें बहुत बेनिफिट मिला। इट वाज मेटल। आज मेटल पहली बार 21 दिसंबर के बाद ये इंडेक्स अपने 10 निमा की ट्रेजेक्टरी को छूता हुआ, तो ये मेटल्स भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के मूड में जाते हुए। पैनल आपके स्क्रीन पे है। कविता जी और आशीष बहेती पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। और एक बार आई थिंक, और जो बाकी मेहमान हैं उसमें जतिन गेडिया और शिल्पा राउत जी हमारे साथ हैं। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। शिल्पा जी, फ्रेश पर्सपेक्टिव आपका है, क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप? जी मुझे यहाँ पे अभी हीरो मोटो अच्छा लग रहा है, बिकॉज आज ऑटो सेक्टर्स में ही मोमेंटम है। तो हीरो मोटो फ्यूचर्स अभी 4044 के अराउंड है। आप यहाँ पे 4020 के स्टॉप लॉस से एक 4080 से लेके 4100 तक के मूव के लिए आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, या फिर आप 4050 के कॉल ऑप्शन जो रफली 100-102 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 85 का रखिए, यहाँ पे लगता है मुझे अच्छे गेन्स मिलेंगे। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर आपको एक ट्रेड लेना है। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। एक बैंक निफ्टी पर कोई व्यू है क्या आपका? जी बिल्कुल, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन में 48,000 पे एक पुट राइटिंग स्ट्रांग है, लेकिन उसके नीचे डायरेक्टली 46,000 में एक अग्रेसिव राइटिंग है। तो ये 48,000 47,900 ये जो जोन है ये बहुत क्रूशियल है। अगर ये होल्ड करता है तो यहाँ पे अगेन आपको एक बाउंस बैक मिलेगा टूवर्ड्स 48,500 से 600 के लिए। अदरवाइज आप यहाँ पे फिर थोड़ा आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी अगेन एक मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है थोड़ा, जहाँ पे आपको कभी भी एक 500-700 पॉइंट्स का डिप मिलता रहेगा इंटरडे में। तो ये 48,000 अगर लॉन्ग लेना है तो आप यहाँ पे टाइट स्टॉप लॉस से 47,900 से आप यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, चलिए बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब जतिन को जोड़ते हैं हमारे साथ। जतिन गुड मॉर्निंग। जतिन, क्या ट्रेड्स रहेंगी आपकी? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ऑयल एंड गैस स्पेस में आज मोमेंटम है। इसके लिए मैं आईओसी के साथ जाना चाहूंगा। आईओसी में एक 132 से लेके 133 का एक रेजिस्टेंस जोन था, जहां पे वो 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। आज के ट्रेडिंग सेशन में उसके ऊपर ट्रेड और सस्टेन कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया है वो सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन और ड्यूरिंग द डे मेरे को लगता है पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहेगा। तो 141 144 के टारगेट के लिए आईओसी लॉन्ग करके चलना चाहेंगे, और इसमें स्टॉप लॉस हम 131 का लगाना चाहेंगे। कि आईओसी आज आपका प्रेफर्ड पिक। मीनवाइल जरा एक कॉम्बिनेशन पे नज़र रखिएगा, दैट्स आरईसी पीएफसी। 442 पे आरईसी डे हाई पर, पीएफसी डे हाई पर। ये कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बो है जो है, वो एक साथ चलते हैं और डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए। आशीष बहेती जी, आपके ट्रेड्स, और अगर इन दोनों में से आरईसी पीएफसी से मैं कुछ पिक करना हो तो आपका प्रेफर्ड क्या रहेगा?
जी विरेन जी, इनफैक्ट दोनों में बहुत अच्छा मूव बना और फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला। इनफैक्ट आरईसी हमारे रडार पे बार-बार आ रहा था, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है आरईसी में। इनफैक्ट पीएफसी में भी खरीदारी की जा सकती है। आरईसी में जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, वो 432 का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लगता है जैसे आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें फ्रेश हाई जो कि 460 का ज़ोन है, इसमें आज वो आता हुआ देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लगा वो सन फार्मा का। ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के पास में ही ट्रेड कर रहा है और जिस आपका बाइंग इंटरेस्ट उसमें इन लेवल्स पे भी देखने मिल रहा है, काफी इंप्रेसिव है। तो 1325 का टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1297 का एक एसएल मेंटेन करें। ओके, चलिए कविता जी को जोड़ लेते हैं, उनकी ट्रेड ले लेते हैं। कविता जी बताइए इस समय की आपकी ट्रेड्स। या अनुज जी, सो एक तो ट्रेड पीएफसी ही है जो 413 के लेवल पर है। कुछ बढ़ गया है हमारे पिछले डिस्कशन में, तो मुझे लग रहा है 416 418 के प्राइस टारगेट के लिए पीएफसी पर अपने ट्रेड जिन्होंने इनिशिएट किया है वो बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 408 का। सो पीएफसी होगा एक ट्रेड। और दूसरा जो मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किया था, दैट इज ऑन अशोक लीलैंड। वहां पर अगर आपकी पोजीशनिंग है, स्टॉप लॉस मेंटेन करें 180 का फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 185 एंड 187। ओके, चलिए ये इस समय की कुछ ट्रेड्स आपके लिए। चलिए अभी काम करते हैं, अब हमारे गेस्ट बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे गेस्ट जुड़े हैं उनको जोड़ना शुरू करते हैं। पहले एलेक्सर इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता जुड़े हैं। इनके पास 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है। आइए समझते हैं उनसे कि वो मार्केट को किस तरीके से इस समय अप्रोच करेंगे। दीपन जी गुड मॉर्निंग। बताइए 2024 को लेकर क्या व्यू बन रहा है, क्योंकि 2023 बहुत शानदार साल रहा था, स्पेशली सेकेंड हाफ। या गुड मॉर्निंग अनुज, और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये जो लीप ईयर रहता है ना, वो बहुत ही ट्रिकी रहता है मार्केट्स के लिए। और आई एंटर द मार्केट्स इन 1991 और 92 में हर्षद मेहता की क्राइसिस थी। उसके बाद 2000 में डॉट कॉम बबल, 2008 में वी हैड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, 2012 में यूरोपियन डेट क्राइसिस, 2020 में वी हैड द कोविड, और ये 2024 है। इसलिए आई वुड लाइक टू बी अ बिट कॉशियस इन लीप ईयर्स। मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस में व्हेन एवरीथिंग लुक्स सो रोजी एंड फाइन, always something tends to go wrong. So I just want to be a bit cautious and let's just wait and watch, और थोड़ा ओवर एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। तो इस समय दीपन अब सबसे ज़्यादा बात होगी आईटी की, क्योंकि इन्फोसिस और टीसीएस के नंबर्स आएंगे और विप्रो और एचसीएल टेक के नंबर भी। यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, नंबर्स इतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखते जितनी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है, क्योंकि ये एक अर्निंग सीजन आएगा आफ्टर जो यूएस फेड ने तय किया है कि दे विल बी रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट्स। सो इसके बाद जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, दैट विल बी द की थिंग टू लुक फॉर। क्योंकि हमने देखा है कि ये जो आईटी कंपनीज है, इनकी ऑर्डर बुक पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है, $multi-million मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट्स है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्लो है। और डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स भी जनरली, डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स भी थोड़े स्लो हो रहे हैं। So now that there is some amount of certainty in interest rates and the economy in US, then how is the IT customer, जाने कि जो बड़े Fortune 500 companies है, how are they looking at tech spends? क्योंकि जो technology spends है, that is secularly increasing year after year. पर ये ऐसे कुछ ऐसे situation आ जाते हैं where the companies hold back on tech expense, and that is the key question to ask all the IT companies when the results come, कि आपको क्या लग रहा है, क्या मार्केट में सुधार आप देख रहे हैं? विल योर कस्टमर्स स्टार्ट टू रोल आउट न्यू प्रोजेक्ट्स? और नंबर्स तो, आंकड़े तो खराब ही आएंगे या फ्लैट आएंगे, थोड़े डिक्लाइनिंग आएंगे, क्योंकि इट्स नॉट अ जनरली सीजनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर। तो आज दीपन जी गुड मॉर्निंग। पहले तो वीरेंद्र बोल रहा हूँ मुंबई दिल्ली स्टूडियोज से। आज दीपन जी की जो बात थी लीप ईयर और आई थिंक जो उदाहरण दिए उन्होंने वाकई स्ट्राइक कर रहे हैं। और इसके बाद जो हमारे मेहमान हैं वो निफ्टी पे 1000 पॉइंट का डाउनसाइड प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो कान खड़े कर दिए हैं आज दोनों मेहमानों ने हमारे। बट सर, आपकी इसी बातों को समझते हुए, देखते हुए, और क्योंकि अब अर्निंग्स भी ड्यू हैं और बाजार पैसा बना भी चुका है, एक रीजनेबल अप्रोच क्या कहती है? कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट्स जो हैं हमें कैश में कन्वर्ट करने चाहिए? जो स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स जो हैं वो अपने रीजनेबल प्राइसिंग से थोड़े से आउटर ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं, हायर ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहे हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ स्ट्रैटेजी मैं नया पैसा मार्केट में लगाना नहीं चाहूँगा।
Of course, SIP should remain on from investors perspective, but आप समझो आपको फ्रेश पैसा लगाना है एज ए HNI या एज ए इन्वेस्टर तो थोड़ा रुक जाइए. Look for corrections about 10-15% or so and then start to deploy your money. और ऐसा ये FOMO feeling नहीं आना चाहिए क्योंकि if you already invested 70-80% of your portfolio और मार्केट बढ़ भी जाता है, आई एम रॉन्ग अबाउट अ करेक्शन, फिर भी आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में अप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रहा है, तो द 10-15%, 20% जो कैश आप रखेंगे दैट विल बी स्ट्रेटेजिक, और इसका फायदा जब भी करेक्शन आता है तो बहुत बड़ा फायदा हो सकता है एंड दैट कैन प्रोवाइड आउट परफॉर्मेंस इन योर पोर्टफोलियो. सो नो फ्रेश मनी. दूसरी बात यह है कि जब गिरावट आएगी, आई डोंट थिंक एनी स्पेसिफिक सेक्टर विल बी टारगेटेड. आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड यू विल सी करेक्शन इन स्पेशली स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स. तो वहां पर आप थोड़े पोजीशन ट्रिम कर सकते हैं. 3-4-5% अक्रॉस द बोर्ड यू कैन सेल योर होल्डिंग्स. एंड इफ यू स्टिल वांट टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ कैश, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी शुड बी टू गो फॉर लार्ज कैप कंपनीज, स्पेशली लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI, मारुति, मे बी इवन इन्फोसिस, TCS, जहाँ पर शायद करेक्शन आएगी तो उनमें गिरावट थोड़ी कम होगी. तो ये थोड़ा एक बहुत ही आई वुड से इम्पोर्टेंट फेज है ये बुल मार्केट का. और अगर आप ये बुल मार्केट का जो फेज है जहाँ पर करेक्शन आ सकती है, अगर आप इस फेज को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, तो व्हेन अगेन द बुल मार्केट गोज टू इवन हायर लेवल्स, इट्स अ मल्टी बुल मार्केट माइंड यू, देन यू विल बी एबल टू बेनिफिट ट्रेमेंडसली. दैट इज माय ओपिनियन. जी बहुत बहुत अगर आप देखें सुलझी हुई और स्पष्ट राय दीपन जी की यहाँ पर. अच्छा दीपन जी, हमेशा आप अपनी रणनीति पे, स्ट्रेटजी पे और मार्केट की ट्रेजेक्टरी को जब डिफाइन करते हैं, आप एक चीज़ का उल्लेख बार बार करते हैं, FI's मनी. ये आपने ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर भी इस बात कही थी. अभी जिस 2024 में हम रेट कट की बात कर रहे हैं, एक इजी कैपिटल और आई थिंक एक सस्ती कैपिटल की बात हम कर रहे हैं, अगर वो एक सही चीज़ हुई, वास्तविकता हुई, तो आपको क्या लगता है, मीन भारत की तरफ जो कैपिटल आ रहा है, FI's पैसा आ रहा है, उसका क्रम कैसा रहेगा अभी आने वाले निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में? नहीं, देखिए, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन द लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म प्रॉस्पेक्ट्स, और FI का पैसा ज़रूर से आएगा. लेकिन अगेन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लार्ज कैप स्टॉक्स विल बी प्रिफर्ड ओवर मिड कैप स्टॉक्स. और दूसरी बात यह है कि व्हाई डोंट वी अज्यूम कि देयर कुड बी डोमेस्टिक सेलिंग आल्सो, क्योंकि आज बहुत सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहा है और कई सारे टैलेंटेड म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, और उनकी भी सोच हमारी तरफ हो सकती है कि दे वांट टू बी अ लिटिल कॉशियस इन दिस मार्केट. तो जो भी पैसा फ्रेश आ रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का, दे मे वांट टू बी इन कैश. एग्जिस्टिंग पोजीशन भी थोड़ी वो लाइटन करना चाहेंगे. देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम हैज 15-20% ऑल्सो इन कैश, क्योंकि ये जो कैश है ना, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक रहता है. और अगर 15-20% का करेक्शन आ जाता है और आपके पास कैश है और आप खरीदते हैं, तो फिर 3-4-6 महीने में बहुत ही बढ़िया रिटर्न आ सकता है. सो you could have a situation where FIs are buying and domestic investors are selling. I think all such possibilities are on the table. अच्छा, एक सेक्टर जिसने बहुत पैसा बनाया वो थी रियल एस्टेट, और एक यूनिवर्सल तेज़ी है यहाँ पर दीपन, और वो ऑन ग्राउंड भी दिख रही है हमको तेज़ी. क्या यहाँ बने रहे हैं अभी भी? देखिए, बेस इफेक्ट अनुज काम करता रहेगा. एंड रियल एस्टेट कंपनीज आफ्टर ऑल फिजिकल बिजनेसेस है, और हर बार क्वार्टर का पिछली क्वार्टर के साथ आप कंपेयर करेंगे तो यू आर डीलिंग विद अ मच हायर बेस. सो वन शुड टेम्पर योर एक्सपेक्टेशंस. और नो डाउट एक बहुत ही बढ़िया मल्टी ईयर बुल मार्केट चल रहा है रियल एस्टेट में, बट एक्सपेक्टेशन शुड बी लिटिल ऑन द लोअर साइड. सो एज आई सेड, पूरी हमारी जो ओपिनियन है मार्केट की वो थोड़ी कॉशियस है. So keeping that overall opinion of the market cautious, I would like to avoid real estate stocks. And अगर correction आता है तो real estate stock can correct by 30-40% also, who knows? And that could be a good entry point, क्योंकि अगर आप आज value करेंगे तो most of the real estate stocks are quoting at or slightly 10-15% below their net asset value or the net realizable value. No doubt that is also going up, but it's not that they are 30-40% cheaper than the breakup value. So one needs to keep that in mind and be a bit cautious. और एक और स्पेस जहाँ पर मुझे आपसे व्यू चाहिए, स्पेशलिटी केमिकल्स. यहाँ पर अब क्या व्यू बनेगा दीपन? देखिए, आई एम बीन डिसअपॉइंटेड. ये जो भी नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं पिछले 2-3 तिमाही के, दे हैव बीन वीक. और ये एसेंशियली B2B बिजनेसेस है, एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड इन B2B बिजनेसेस देयर कैन ऑलवेज बी साइकिल्स एंड देयर आर ऑलवेज मेनी एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो.
ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है, इसलिए चाइना में क्या होता है, रशिया में क्या होता है, यूएस यूरोप में क्या क्या स्थिति बनती है, उसकी बेसिस के ऊपर से दे आर एबल टू ग्रो देयर बिजनेस. And last 2-3 quarters have been disappointing and not as per street expectations definitely. लेकिन वैल्यूएशन अभी भी काफी एक्सपेंसिव है. आई मीन दे आर कोटिंग एट 30, 40, 50 टाइम्स ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस. और उनके बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान्स भी ऑन स्ट्रीम जाने वाले हैं, जिसकी वजह से यू कैन एक्सपेक्ट स्लाइट इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स, क्योंकि ये जो केमिकल प्लांट्स रहते हैं दे आर स्लाइटली हायर जेस्टेशन. ऐसा नहीं कि आपने स्विच चालू कर दिया और सीधा प्रोडक्शन और सेल्स शुरू हो जाता है, प्रॉफिट्स आने लगते हैं. सो आई वुड बी अ बिट कॉशियस ऑन केमिकल्स, और अगर आप केमिकल सेक्टर में ओवरवेट है then definitely that could be a target to reduce and sell off and get into cash. अच्छा दीपन जी, एक स्पेस जिसको लेकर आजकल बहुत हल्ला भी है, ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, होटल्स, रेलवे. अब फरवरी के बाद, मतलब फरवरी से आपका अगर आप देखें राम मंदिर में भी दर्शन शुरू हो जाएंगे. अभी लक्षद्वीप प्रधानमंत्री ने बड़ी वकालत की वहाँ जाने की. लोकल टूरिज्म, हम किसी भी हालात में वकालत ये नहीं कर रहे हैं कि हम ओवरसीज ट्रेवल को हम खराब मानते हैं, लेकिन बहुत सारे डेस्टिनेशन हमारे पास हैं और उसको लेके इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता हुआ आप देखिए इंडियन होटल्स नई तेज़ी पे ऑल टाइम हाई पर, सेकंड जिसे कहते हैं ना लेग ऑफ स्ट्रेंथ है. आपका इस बास्केट में अभी प्रेफर क्या रहेगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो होटल्स हो? देखिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस ओवरऑल कॉशियस व्यू, एटलीस्ट मैं तो एविएशन और होटल स्टॉक्स बेचना नहीं चाहूँगा. आई नो दे आर एक्सपेंसिव, बट दैट्स नॉट द सेक्टर आई वांट टू टारगेट टू रेज कैपिटल. क्योंकि एक तरीके का शॉर्टेजेस बन रहा है, वेदर इट इज़ होटल रूम्स और वेदर इट इज़ एयरलाइन फ्लाइट सीट्स, और इसकी वजह से स्टॉक सर्टनली हैव गॉन अप. और मेरे ख्याल से अगले 3-4 साल यू कैन बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड with the earnings that can come from Indian hotels or Interglobe Aviation for that matter. So although they're expensive, I would not target them for selling. You can sell maybe the commodity stocks or look at selling the specialty chemicals to an extent, but not these companies, क्योंकि बहुत कम choices है आपके पास यहाँ पर लेने के लिए भी. I mean, if you want to buy a travel tourism, there are just two large cap stocks. One is Interglobe Aviation and second is Indian Hotels. और मैंने देखा है कि अगर आप ये अच्छे कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं लॉक स्टॉक एंड बैरल, then to buy them back is very difficult because they're always trading at expensive multiples. So very positive on the sector. और अगर करेक्शन आता है तो definitely that is one industry that we will target. ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. थैंक यू. चलिए अब एक काम करते हैं, एक और बात करते हैं अब मार्केट टेक्निकल्स की. वीकेंड पर एक ट्वीट काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी मेरे ख्याल से हर मार्केट ग्रुप में वो ट्वीट गया. वो था जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा का. उनको जोड़ लेते हैं एक बार शो में. राहुल जी गुड मॉर्निंग. और मेरे ख्याल से काफ़ी लोग हैरान थे आपका वो ट्वीट देखकर, क्योंकि शायद पहली बार किसी ने ये एक अभी के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट वाली मानी जा रही है 1000 पॉइंट की करेक्शन आपको लग रहा है कि निफ्टी में पॉसिबल है जनवरी में 1000 पॉइंट की. ऐसा क्यों लगता है आपको, जरा अगर रीजन बताना चाहें तो? जी देखिए, मार्केट ऑलवेज टेक्स एक स्टेप, 2 स्टेप ऊपर, 1 स्टेप नीचे. मुझे लगता है कि 3000 पॉइंट की रैली के बाद एक पुल बैक यहाँ पर निफ्टी में देखने को मिल सकता है. इसके मल्टीपल रीजंस है. एक रीजन तो ये है कि जो ब्रॉडर मार्केट है, यानी कि जो निफ्टी 500 इंडेक्स हम ट्रैक करते हैं, वहां पर मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे सरकता हुआ दिख रहा है. यानी कि ट्रिपल टॉप बेरिश डाइवर्जेंस वहां पर बनी है. टेक्निकल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है कि मोमेंटम कम होना हायर लेवल्स पर कहीं ना कहीं पुल बैक का या कहीं ना कहीं एक करेक्शन का इंडिकेटर है. सेकेंडली, पिछले वीक में हमने लॉन्ग एडिशन नहीं देखा. निफ्टी ने नया हाई जरूर बनाया, लेकिन और लॉन्ग्स मार्केट के अंदर नहीं आए. तो कहीं ना कहीं जो एक जनवरी सीरीज जब से स्टार्ट हुई है, मार्केट्स में कोई मेगा तरीके से लॉन्ग एडिशन देखने को नहीं मिला है. और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ओवरऑल जो एक टिल्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, हमने बीच में देखा विक्स 15 के ऊपर चली गई, हालांकि वहां पर कूल ऑफ आ गया. लेकिन ओवरऑल अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो स्टॉक्स की जो लीडरशिप है वो भी हमें यहाँ पर मिसिंग दिख रही है. देखिए, आईटी ने एक थोड़ा सा लास्ट वीक रिवाइवल दिखाया था सेकेंड हाफ में, लेकिन बजाय आईटी के मुझे लगता है कि और कोई सेक्टर्स या स्टॉक्स यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे जो निफ्टी को बड़े तरीके से यहाँ पर आगे ले जा सके.
तो ओवरऑल जो व्यू है वो यहीं पे शॉर्ट करने का नहीं है। एक यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी बनाई है हमने कि या तो आप 21,500 टूट जाए निफ्टी के अंदर, प्रीवियस वीक का लो भी है वहां पर, वो लेवल टूट जाए तो आप शॉर्ट कीजिए। वहां से हमें लगता है कि 20,700 तक की मंदी देखने को मिल सकती है। ये ऑल्टरनेटिवली समझो ये वीक में कंसोलिडेट करके हम अगर 22,000 का अटेम्प्ट करें तो 22,000 के लेवल पर, जहां पर मंथली ऑप्शंस में भी हमने काफी राइटिंग देखी है, इनफैक्ट फ्राइडे को काफी कॉल राइटिंग थी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तो 22,000 के आसपास शॉर्ट करने के मौके बनेंगे। 22,350 का स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में, और वहां से हमें लगता है तकरीबन 21,000 तक की डाउनसाइड मूव, यानी कि 1000 पॉइंट तक का डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये जो करेक्शन है कुड बी एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 700 टू 1000 पॉइंट्स। अगर ये आ जाता है तो नॉट ओनली टेक्निकल स्ट्रक्चर जो मार्केट का और भी स्ट्रांग होगा, और जो फ्रेश पैसा है वो भी आ सकता है। और सेकेंडली एक तरह से जो ओवरबॉट वन साइडेड रैली हमने देखी है, इसको भी थोड़ा सा कूलिंग ऑफ यहाँ पर बन जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर नए मौके बनेंगे फ्रेश मनी को आने के लिए। तो ये ब्रॉडली हमारा व्यू है। कहीं ना कहीं लीडरशिप लैगिंग है, नए ओआई डेटा नहीं बन रहे मार्केट्स के अंदर, और थर्डली एक बेरिश डाइवर्जेंस निफ्टी के अंदर बनी, निफ्टी 500 के अंदर बनी है। इनफैक्ट निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलरेडी ट्रिपल डाइवर्जेंस बन चुकी है, मिड कैप इंडेक्स में डबल टॉप डाइवर्जेंस बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्लगिश इंडिकेशन जो हमें यहाँ पर रीडिंग्स मिल रही है, आई थिंक जैसे ही कोई की लेवल ब्रेक होता है हमें लगता है कि शॉर्टिंग यहाँ पर बिल्कुल करके चलनी चाहिए। और जो हिसाब से हम अभी 22,000 के लेवल पर है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट इज हार्डली अराउंड 4.5%। तो परसेंटेज वाइज ज्यादा बड़ा मूव नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स के हिसाब से काफी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। उसी नोट में आप जिक्र कर रहे हैं रिलायंस का, जिसको आप पॉसिबल मेल्टडाउन स्टॉक मानकर चल रहे हैं इस करेक्शन के लिए, उस पर एक व्यू दे दीजिए। जी हाँ, देखिए रिलायंस में 2650 के आसपास प्रीवियस स्टॉक था, वहां पर स्टॉक ये जो रैली थी इसमें पूरा पार्टिसिपेट हुआ, कैचअप हुआ एक तरह से प्रीवियस स्टॉक के आसपास, और अब वॉल्यूम्स ड्राई अप होते दिख रहे हैं रिलायंस के अंदर। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे, कैश वॉल्यूम रिलायंस के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्विंडलिंग है। इसका मतलब ये कि हायर लेवल्स पर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक को और ऊपर ले जाने में, और जनरली जब भी वॉल्यूम्स ड्राई अप होते हैं तो एक पुल बैक देखने को मिलता है। तो हमें लगता है तकरीबन 2500 तक का एक इमीडिएट टारगेट, और अगर ओवरऑल निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया तो मुझे लगता है तकरीबन 2420 तक के भी लेवल्स रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं, जो कहीं ना कहीं निफ्टी को भी ड्रैग करेगा नीचे की तरफ। तो ये एक तरह से सेल्फ फ्यूलिंग डाउनवर्ड स्पाइरल हो सकता है। एज ऑफ नाउ इट इज थोड़े इफ एंड बट मैंने जरूर लगाए, लेकिन 21,500 अगर टूटता है तो हमारा यहाँ पर कन्विक्शन लेवल जो है वो और भी बढ़ता हुआ दिखेगा। रिलायंस पे आपने व्यू दिया। एनीवे, रिलायंस पे कोई शॉर्ट कॉल है, बाय कॉल है, कुछ भी है, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। एनी ट्रेड व्यू, लॉन्ग शॉर्ट, प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर रखिए। अच्छा राहुल जी, जो आपका प्रोजेक्शन है, मतलब सेल इफ 21,500 ब्रेक्स, 20,700 की पॉसिबिलिटी है, सेल एंड राइज क्लोजर टू 22,000, पैरेलली आपका प्रोजेक्शन निफ्टी बैंक पे क्या कहता है? जी देखिए, निफ्टी बैंक में थोड़ा सा मामला पेचीदा है, क्योंकि पीएसयू बैंक्स ने अभी तक जो उनके बुलिश टारगेट्स थे वो अचीव नहीं किए हैं। प्राइवेट बैंक्स में हमने देखा कि ऑलरेडी एक राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। तो यहाँ पर थोड़ा सा बुल्स और बेयर्स के बीच में टसल है बिटवीन पीएसयू एंड प्राइवेट, तो शायद इतना क्लीन ट्रेड ना हो। लेकिन अगर निफ्टी को 1000 पॉइंट स्लाइड होना है तो बैंक निफ्टी टर्म्स में इजीली हम तकरीबन 46,500 यानी कि तकरीबन 2,2500 पॉइंट करेक्शन बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। तो फिलहाल बैंक निफ्टी के अंदर वो सिग्नल्स हमें नहीं मिले हैं जो रिलेटिवली हमें ब्रॉडर मार्केट में मिले हैं। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 47,500 का लेवल ब्रीच करता है तो हमें लगता है कि एक तरह से जो इसकी 20 डे मूविंग एवरेज के पास का भी लेवल है, अगर ये लेवल ब्रीच करता है तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि शॉर्ट एडिशन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो प्रीवियस वीक में बैंक निफ्टी में जो थोड़ा सा हमने डाउन मूव देखा था तो वहां पर शॉर्ट्स भी एग्रेसिवली आए। तो पास्ट में हमने देखा है कि शॉर्ट करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बैंक निफ्टी को यूज किया है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग ट्रेड हो सकता है। एज ऑफ नाउ वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन अगर लेवल्स ब्रीच होते हैं 47,500 के तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी मंदी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी पे आपने एक पैरेलल पिक्चर ड्रॉ कर दी। अच्छा, मैं आपकी इसी जो निफ्टी की प्लेसमेंट है, आपने जो लेवल्स की प्लेसमेंट करी, उसी के अनुसार कुछ सेक्टर्स को प्लेस करके देख रहा था। मतलब इस 15 दिसंबर से लेकर लगभग 8 जनवरी के कार्यकाल के बीच में निफ्टी मेटल काफ़ी चला, सुपर स्विंग दिया, एफएमसीजी काफ़ी चला,
मेटल्स पे आपका टेक क्या कहता है इस वक्त राहुल? जी देखिए, मेटल्स साइक्लिकल है, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन मेटल्स के अंदर हाई बीटा प्ले मूव्स रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अभी तक स्ट्रक्चर मेटल्स का खराब नहीं हुआ है, लेकिन अगर ब्रॉडर मार्केट को गिरना है तो यहाँ पर भी हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। ओवरऑल हमें लगता है कि मेटल्स की जो रैली है वो एक तरह से स्ट्रक्चरल है, और भी मूव्स हमें आते हुए बनेंगे। तो इनफैक्ट अगर करेक्शन आता है तो मेटल्स में बाय ऑन डिप की रणनीति रखिए। अगर यहाँ से इंडेक्स लेवल पे आपको 4-5% का करेक्शन मिलता है, स्टॉक लेवल पे तकरीबन 10 से 15% का करेक्शन मिलता है, तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बाइंग ऑन डिप वाली रणनीति रहेगी। मेटल्स में से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल हमारा टॉपिक है। हमें लगता है कि काफी लंबे लेग्स है इसे, जो हिसाब से हमने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिक किया था पीएससी स्पेस में, वैसा ही सिमिलर टेक्निकल सेटअप यहाँ पर सेल में है। और हमें लगता है कि तकरीबन अगर आप थोड़ा एक 6 महीने का व्यू लेके चले तो मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि इन लेवल से हमें तकरीबन 30% तक की रैली सेल जैसे स्टॉक में देखने को मिले। तो बाय ऑन डिप रखिए सेल में। अगर 10% करेक्ट हो जाता है तो नथिंग लाइक इट, अगर रिलेटिवली कम भी रहा करेक्शन तो मुझे लगता है कि सेल के अंदर एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छा यहाँ पर मौका मिल सकता है। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो इवन दो मार्केट में आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव साइड पर लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके नोट में आप एसबीआई और कोफोज की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए आईटी, जैसे मैं आपको बता रहा था कि लास्ट पिछले वीक में सेकंड हाफ में आईटी में रिकवरी देखने को मिली। इन्फोसिस, टीसीएस, मिड कैप आईटी सब में रिकवरी देखने को मिली। कोफोर्ज का सेटअप बहुत ही लाइक यहाँ पर प्रॉमिसिंग है, क्योंकि कोफोर्ज में हमने तकरीबन 7-8 सेशन पहले 6000 का ब्रेकआउट देखा था। उस ब्रेकआउट होने के बाद 6500 तक की रैली आई। यानी कि बड़े मूव्स आते हैं इस स्टॉक के अंदर जब भी आते हैं, और अब ये करेक्शन में हमें लगता है कि एक पुल बैक जो ब्रेकआउट है वो रीटेस्ट हुआ है। तो इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल है। 5911 के स्टॉप लॉस से कोफोर्ज को बाय करने की राय रहेगी, और लगता है 6500 का जो लेवल है वो यहाँ पर वापस आता हुआ दिख सकता है। आईटी में अंडर परफॉर्मेंस है, साथ ही में एक तरह से डिफेंसिव सेक्टर की तरह भी प्ले आउट हो सकता है। तो अगर निफ्टी में करेक्शन भी आता है तो कुछ पॉकेट्स है मार्केट के अंदर जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें से आईटी हमारा चुनिंदा पिक है। और जहां तक एसबीआई का सेटअप है, देखिए 630-650 के रेंज में एसबीआई ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेशन है। आई थिंक बैंक निफ्टी में क्या होगा, काफी कुछ एसबीआई से हमें इनपुट मिल सकता है, क्योंकि अभी तक पीएसयू बैंक्स ने कोई बड़े तरीके से गिव अप नहीं किया है। अगर 630 ब्रेक होता है तो एसबीआई में ब्रेक डाउन होगा। 653 का लेवल ऊपर में अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि 680 तक की अपसाइड एसबीआई में बनेगी। तो एसबीआई के अंदर एक बैंड है, ये बैंड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी आता है उस हिसाब से आप तकरीबन एक 4 से 5% का शॉर्ट टर्म में मूव देख के चल सकते हैं। बट रिलेटिवली जो टियर 2 टियर 3 पीएसयू बैंक्स है उनमें मूव्स और भी ज्यादा बड़े हो सकते हैं, 10% 15% टाइप के मूव्स हो सकते हैं। तो आई थिंक बैंक निफ्टी में जो काफी कुछ होगा वो एसबीआई को आई थिंक यहाँ पर स्ट्रैटेजी लगाकर देख सकते हैं कि किस हिसाब से स्ट्रैटेजी ट्रेड करना चाहिए आपको। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बिल्कुल देखिए, हर व्यू का सम्मान होना चाहिए, थोड़ा सा कॉशियस व्यू कई बार रखना ज़रूरी है। और तो ये समय राहुल जी का व्यू थोड़ा सा कॉशियस है। चलिए अब इस शो को यहीं समेट लेते हैं। वीरू और मैं आपसे विदा लेंगे, और सुमित आ गए हैं आज। अब सुमित की ड्यूटी रहेगी 2 हफ्ते, क्योंकि नीरज जी नहीं है। तो सुमित, ओवर टू यू। थैंक यू। आज मार्केट्स भी थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा है, थोड़ा रिलीफ में भर रही है, लेकिन राहुल को सुनना ज़रूरी था आज, क्योंकि ये पूरे हफ्ते बहुत वायरल ट्वीट था जिसके ऊपर अभी हम चर्चा कर भी रहे थे। तो एक कॉशियस व्यू के साथ ये शो लास्ट शो आया, लेकिन अभी निफ्टी मोर और लेस एक फ्लैटिश साइड पर करीब 18-19 अंकों के आसपास एक गिरावट है। 21,692 693 ये जोन्स देखने को मिल रहा है। अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है, इसको मार्केट्स अवेट कर रहा है, जो शुरू होने वाला है इसी वीक से। तो उसके ऊपर तो बातचीत बाजार करेगा ही आगे, लेकिन आज आपके सवाल क्या हैं उस पर हम बातचीत करेंगे सर्वेंद्र से। पहले देख लेते हैं हेडलाइंस।